हेलो गाइस। तो हमने कल ही एक नई सीरीज स्टार्ट की थी और आज हम फिर से एक नई सीरीज ले आए हैं। वैसे इसे करने का कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये सीरीज तो सच में बहुत ही मस्त है, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों को तो शेयर जरूर करनी चाहिए। तो हर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम एक ही चीज बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसे कंटिन्यू करें तो बस कमेंट सेक्शन में एक बार बोल दीजिएगा और लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रीन लोटस वैली से। यहाँ पर हम एक मास्टर को देखते हैं जो कि दो बच्चों के साथ बैठे हुए थे। वैसे वो बच्चे उन्हें ग्रैंडपा कहकर बुला रहे थे और अब जिस लड़की को देख रहे हैं उसका नाम चैंग मिंग है और यही हमारा इस कहानी का हीरो होने वाला है। अब यहाँ पर वो मास्टर उन दोनों को कहानी सुना रहे थे। अब कहानी खत्म होती है और तभी कुछ बच्चे आकर चैंग के हाथ से उसकी बांसुरी छुड़ा कर ले जाने लगते हैं। मगर तभी वो लड़की जो कि चैंग के साथ बैठी थी, वो अपनी टेक्निक का यूज करके उस बांसुरी को वापस ले आती है। दरअसल इस लड़की का नाम है शियाओ और ये चैंग की बहुत अच्छी दोस्त है और साथ ही ये चैंग को हमेशा प्रोटेक्ट करती है क्योंकि ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। इसके बाद अब मास्टर इन दोनों से कहते हैं कि चलो अब टाइम हो चुका है स्वॉर्ड टैबलेट को टच करने का। दरअसल स्वॉर्ड टैबलेट एक एशियन स्टोन है जिसे टच करने के बाद कल्टीवेटर का टैलेंट पता चलता है और ये चीज बचपन में ही चेक कर ली जाती है। वैसे हमारा हीरो अभी सिर्फ 6 साल का है और वो अभी से ही जीनियस बना जाता है क्योंकि 6 साल की उम्र में उसके पास जितना टैलेंट था वो किसी भी 6 साल के बच्चे से ज्यादा था। मगर अब 6 साल का होने के बाद वो जीनियस की कैटेगरी में आना बंद हो गया था। वैसे इसका कारण उसे भी नहीं पता कि कैसे अब वो पहले से बहुत बदल चुका था। अब वो उस स्टोन पर हाथ रखता है, हम देखते हैं कि उस स्टोन का ऑरा उसके हाथ के पास घूम रहा था और उसकी बॉडी भी उस ऑरा को फील कर पा रही थी। यहाँ तक कि हम उसके सोल सी में देखते हैं कि वो एनर्जी उसके पेट की तरफ जा रही थी जिससे उसे थोड़ा सा पेन हो रहा था। लेकिन अब इसके बाद उस स्टोन से कोई भी लेवल या फिर कोई भी रिलम सामने निकल कर नहीं आती है। इसका मतलब कि अभी वो किसी भी लेवल पर नहीं पहुंचा है। अब ये बात जानने के बाद चैंग थोड़ा सा दुखी हो गया था। अब शियाओ उस स्टोन को टच करती है और हम देखते हैं कि तुरंत ही उस पूरे स्टोन में एनर्जी फैलने लगती है। तुरंत ही शियाओ का लेवल लिख कर सामने आ जाता है। अब मास्टर बताते हैं कि तुम रिफाइनिंग की 9th रिलम पर हो। साथ ही मास्टर ये भी कह रहे थे कि तुम सच में एक जीनियस हो और तुम्हारा होना हमारे लोटस वैली के लिए बहुत लक की बात है। अब इसके बाद शियाओ तो बहुत खुश थी, मगर अभी चैंग बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था और वहां से जाने लगा था। लेकिन तभी मास्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी तो एक जीनियस हो, चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। भले ही आज नहीं, लेकिन 1 साल या 2 साल में तुम भी अपनी एनर्जी से स्टोन को एक्टिवेट कर लोगे। अब उनकी बात से चेंग भी खुश हो जाता है। इसके बाद अब बीत चुके थे पूरे 10 साल और हमारा हीरो अब हो चुका था 16 साल का। वैसे अभी तक तो उससे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिली थी, लेकिन आज वो फिर से उस जगह पर जाने वाला था। दरअसल आज फिर से सभी लोगों की उस स्टोन को टच करने की बारी थी। तो अब वो सभी लोग फ्लाइंग स्वॉर्ड पर उसी जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ सबसे पहले हम शियाओ को देखते हैं और अब वो पहले से तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है और अभी यहाँ पर वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। अब हमारा हीरो और उसके कुछ साथी वहां पर पहुंचते हैं, जिसके बाद हमारा हीरो तुरंत ही उस स्टोन के पास चला जाता है और इसके बाद वो पिछली बार की तरह अपना एक हाथ उस स्टोन की तरफ बढ़ाता है। अब हम देखते हैं कि बहुत पावरफुल एनर्जी फिर से पिछली बार की तरह उसके हाथ पर घूमने लगी थी और ये एनर्जी उसके पेट की तरफ जा रही थी। वैसे इसमें सच में उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हम उसके सोल सी में देखते हैं कि उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो जोर जोर से चीख रहा था। लेकिन अब वो फिर से वही होता है, उसके पेट की तरफ वो एनर्जी बढ़ती है तो फिर वहां से बाहर नहीं आती। अब इसी कारण से यहाँ पर उस पत्थर में फिर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। लेकिन अब चैंग हार नहीं मानता, वो फिर एक बार उस पत्थर को टच करता है और इस बार वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि कम से कम वो पहला स्टेज तो पार कर ही ले। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि भले ही इस एनर्जी से उसकी बॉडी पूरी तरह से ग्लो करने लगी हो और भले ही वो उस एनर्जी को भी महसूस कर पा रहा हो, लेकिन ये सब वो खुद जबरदस्ती से करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए अब वो स्टूडेंट अपनी एनर्जी से चैंग को दूर फेंक देता है। अब हमारा हीरो मन में सोचता है कि मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं इसे पार नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे इसका कारण तो मुझे भी पता है, ये वही साइक्लोन है जिसके साथ मैंने जन्म लिया है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि चेंग के पेट में किसी तरह का कोई साइक्लोन या फिर कोई चीज है जो कि हर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है। इसी कारण से अभी तक वो फर्स्ट स्टेज को भी पार नहीं कर पाया है। अब वो यहाँ से जा रहा था, तभी वो मास्टर मतलब उसके ग्रैंडफादर मास्टर यू कहते हैं कि तुम अभी सिर्फ 16 साल के हो, इसलिए तुम्हें अभी से डिप्रेशन फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे पास बहुत लाइफ बची हुई है अपनी कल्टीवेशन और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, इसीलिए ये गिव अप करने का आइडिया छोड़ दो।
अब चेंग के बाकी दोस्त भी उस स्टोन को टच करके अपना लेवल पता लगाते हैं और उसके बाद यहाँ चेंग के पास आकर चेंग को परेशान करने और चेंग का थोड़ा मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि 10 साल हो गए लेकिन तुमने तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं की, और वैसे भी तुम्हारे फादर इतने महान थे और अगर हम तुम्हारी जगह होते तो अभी चेंग न्यू नीलम पर होते। इस पर चेंग कहता है कि अच्छा, तुम दोनों बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम पूरी लाइफ में भी यहाँ तक पहुंच जाओगे। और वो तभी मास्टर यू शियाओ को स्टोन को टच करने को कहते हैं, जिसके बाद अब शियाओ जाकर उस स्टोन को टच करती है तो अब हम देखते हैं वहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में फैलने लगी थी और फिर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद मास्टर यू हंसते हुए कहते हैं, मुझे पता था कि तुम ही मेरी असली ग्रैंडसन हो, तुम ऑलरेडी स्पिरिट गैदरिंग के 8 लेवल पर पहुंच चुकी हो। वैसे यहाँ उन्होंने ही ग्रैंडसन कहा था। जिसके बाद अब शियाओ नीचे आती है और चेंग के साथ खड़े उन दोनों लड़कों को अपने एनर्जी बॉल से मारकर कहती है कि तुम फिर से कभी चेंग का मजाक उड़ाने की सोचना भी मत, और साथ ही अब वो चेंग से भी कहती है कि तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि एक न एक दिन तुम भी अपनी कल्टीवेशन को बहुत आगे तक ले जाओगी। इसके बाद अब चेंग आगे आता है और कहता है कि मेरा हौसला बढ़ाने के लिए थैंक यू, मैं भी पूरी मेहनत करूंगा और अपने फादर की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा। अब उसके दोस्त फिर से उसको मजाक उड़ाने वाले ही थे कि तभी शियाओ उनकी तरफ गुस्से से देखती है और अब वो डर के मारे चेंग से कहने लगते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारे अलावा और कोई उस पोजीशन पर पहुंच भी नहीं सकता। इसके बाद अब मास्टर यू और एक दूसरे मास्टर आपस में कुछ बात डिस्कस करते हैं, जहाँ पर वो दूसरे मास्टर कह रहे थे कि शियाओ सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये हमारी बेली के लिए गिफ्ट है क्योंकि उसकी पावर बहुत रेयर है और ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद मास्टर यू सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं कि सभी लोग तैयार हो जाओ, हम अभी स्वॉर्ड पेविलियन जाने वाले हैं और आज के टेस्ट के साथ साथ हम वहाँ पर तुम्हारे लिए एक तलवार ढूंढेंगे। वैसे वो तलवार अपना मास्टर खुद चुनती है, इसलिए देखते हैं कि अब तुम लोगों को कौन सी तलवार मिलती है। तो इस चीज के लिए सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। फिर अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लोटस पर बैठकर उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़े थे। यहाँ पर मास्टर यू सभी से कह रहे थे कि तुम सभी को बहुत मेहनत करनी है और अपने कल्टीवेशन को बहुत आगे तक लेकर जाना है, जिससे कि तुम एक दिन इस एम्पायर के लिए कुछ बड़ा कर पाओ। अब यहाँ जाते वक्त हमारा हीरो मन में सोच रहा था कि मुझे किसी भी तरीके से इंपीरियल स्वॉर्ड को ढूंढना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो तलवार मुझे चुनेगी भी कि नहीं, क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है और वो तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है। अब यहाँ हमें ये भी बात पता चलती है कि चेंग के फादर गायब हुए थे और अब इतने सालों से उनकी कोई भी खबर नहीं आई है, साथ ही उनका कोई अता पता भी नहीं है, इसलिए चेंग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर उसको ढूंढना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं शियाओ को यही सेम बात कह रही थी कि उसे भी इंपीरियल स्वॉर्ड ढूंढनी है और उसके बाद उसे अपने पेरेंट्स को ढूंढना है। वैसे अभी हमें उसके पेरेंट्स के बारे में कोई भी डिटेल नहीं मिलती है, शायद ये हमें आगे जाकर पता चले। इसके बाद अब वो उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर मास्टर यू उतरते हैं और तभी वो पूरी जगह बहुत तेज से हिलने लगती है। इससे मास्टर यू बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे और अब वो पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी बहुत शॉक थे और अभी वो दूसरे मास्टर कहते हैं कि हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये धमाका किस चीज का था। और इसके बाद अब मास्टर यू अपने डिवाइन इन्फॉर्मेशन मिरर के अंदर देखते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो अब उन्हें कई सारे लोग उनके लोटस वैली की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। वैसे ये बहुत सारे थे और इसमें अब एक मास्टर को देखकर मास्टर यू कहते हैं कि ये तो डिमन गेट का जनरल है, इसका मतलब वो सभी लोग डिमन क्लेन के लोग हैं। और अब मास्टर यू सभी को बताते हैं कि मैंने सुना है कि डिमन जनरल ह्यूमन इमोर्टल के जितने ताकतवर है। इसके बाद अब वो दूसरे मास्टर भी कहते हैं कि अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है जब उसने एक और वैली को पूरी तरीके से अटैक करके खत्म कर दिया था और अब ये हमारी लोटस वैली की तरफ बढ़ रहा है। मुझे डर है कि ये यहाँ पर हमला करने के लिए ही आया होगा, हमें किसी तरह से इनको रोकना होगा। हम देखते हैं कि वो लोग अभी वैली के पास पहुंचने वाले हैं। अब वो दूसरे मास्टर यू से कहते हैं कि वो जरूर ही यहाँ पर शियाओ को लेने आए होंगे क्योंकि शियाओ ही हमारा रियल ट्रेजर है। मगर इस पर मास्टर यू कहते हैं कि अभी वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हमारी हेल्प कर पाए, इसलिए हम उसे भी इस बीच में नहीं ला सकते। अब इसके बाद वो उस खास फॉर्मेशन पर काम करने वाली थी जो कि उनकी जगह को बचा सके, क्योंकि अभी वो यहाँ पर लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो ये जानते हैं कि अभी वो लोगों को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए उनसे ना लड़ने में ये समझदारी है। इसके बाद अब उस फॉर्मेशन बैरियर को बनाने का प्लान चालू होता है। हम देखते हैं कि जो ग्रीन लोटस थे वो एक खास एनर्जी से बने हुए थे और इसीलिए इस वैली का नाम ग्रीन लोटस वैली पड़ा है। अब वो सभी लोटस अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं और इसके बाद मास्टर यू और वो दूसरे मास्टर भी अपनी पोजीशन में ले लेते हैं। साथ ही बाकी सारे स्टूडेंट्स को एक साथ बैठा दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वो बिल्कुल भी ना हिले और अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करते रहें, जिससे कि वो एनर्जी उनके काम आ सके।
अब सभी उनकी बात मानकर वहीं बैठ जाते हैं। इसके बाद अब मास्टर यूं उस खास स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं। इस टेक्निक से हम देखते हैं कि वो ग्रीन लोटस की एनर्जी आपस में डिवाइड होकर एक लेयर बना रही थी जो कि एक बैरियर का काम करती है, और हम देखते हैं कि उस जगह के पास एक बैरियर बन चुका था और ऐसा ही सेम बैरियर उस पूरी वैली के आसपास भी बनने लगा था। वैसे अब हम देखते हैं कि वो डिमन क्लेन के लोग अभी इन पर हमला कर रहे थे, लेकिन तभी उसी टाइम पर वो बैरियर बन जाता है और इसी कारण से उन डिमन क्लेन वालों के लिए वो अटैक यहाँ आने से पहले ही रुक जाते हैं। अब उस डिमन गैंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो अभी जोर जोर से हंस रही थी और वो कह रही थी कि ये लोग तो स्पेल का यूज कर रहे हैं, मगर ये नहीं जानते हैं कि हम इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अब वो डिमन जनरल अपने सर को टच कर एक पोर्टल ओपन करता है जिसमें हमें साफ साफ उस जगह का हाल दिख रहा था जहाँ पर मास्टर यू और बाकी सभी लोग उस बैरियर को बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर वो डिमन गर्ल उस पोर्टल में देखते हुए कह रही थी कि इतने सालों में ये लड़की सच में बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डिमन जनरल आप इतने दूर से सिर्फ यहाँ इसी के लिए आए हैं, क्योंकि ये तो सन ऑफ डेस्टिनी भी नहीं है। अब तभी डिमन क्लेन का एक दूसरा आदमी कहता है कि हाँ ये तो एक लड़की है इसलिए ये सन ऑफ डेस्टिनी नहीं हो सकती, मगर हम इसके पेरेंट्स के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। अब वो डिमन गर्ल कहती है कि जनरल आप तो अभी ऑर्डर देकर इस लड़की को पकड़वा लीजिए। अब इसके बाद वो डिमन जनरल भी कहता है कि हाँ इसे हम अपने साथ लेकर जरूर जाएंगे, और फिर अब वो सबको ऑर्डर देता है कि शियाओ के अलावा रास्ते में जो कोई भी आए तो तुम उसे खत्म कर सकते हो, मुझे बस शियाओ जिंदा चाहिए। अब इतना कहने के बाद वो अपने उस बर्ड के साथ उस बैरियर पर अटैक करता है। इस अटैक में हम कई सारे स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि बिल्कुल मिटियोर की तरह उस बैरियर पर गिर रहे थे, और साथ ही वो डिमन भी अपना बर्ड के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा था, मगर यहाँ पर मास्टर यू पहले से तैयार थे। दरअसल उन्होंने पहले से इसकी प्लानिंग कर ली थी। अब हम देखते हैं कि उस जगह से कई सारे एनर्जीज के बने हुए लोटस निकलकर बाहर आ रहे थे और ये यहाँ आकर उन मिटियोर से टकरा रहे थे, जिसकी वजह से वो मिटियोर्स वहां डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे और इसकी एक भी तलवार अभी उस बैरियर पर नहीं लग रही थी। लेकिन इसके बाद वो डिमन जनरल अपनी पावरफुल टेक्निक का यूज करते हैं और इसकी टेक्निक की वजह से उस बैरियर में इतना तेज ब्लास्ट होता है कि उसमें कई सारी लाइनें पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो रहा था। वैसे मास्टर यू तभी उस बैरियर पर अंदर से एनर्जी डाली जा रही थी और इसी कारण से वो अभी तक टूटा नहीं था। लेकिन अब वो बर्ड फिर से उसके ऊपर हमला करती है और इसके बाद वो बैरियर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वैसे अभी एक बैरियर यहाँ इनके पास भी बना था क्योंकि इन्होंने दो बैरियर बना लिए थे। इसके बाद अब वो बर्ड और कई सारे डिमन सोल्जर्स यहाँ इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ देखकर चैंग पूछता है कि मास्टर आखिर ये क्या है, तो इस पर मास्टर यू कहते हैं कि अब हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और ये बर्ड एक डिमन है जो कि बहुत खतरनाक होती है। अब हम देखते हैं कि वो बर्ड अभी इस बैरियर की तरफ बढ़ने लगी थी और यहाँ पर आकर वो इस बैरियर पर भी हमला कर रही थी और इसे सिर्फ मास्टर यू ही संभाले हुए थे, इसलिए अब वो फिर से उस पर एनर्जी डालकर इस बैरियर को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि उस बर्ड की पावर बहुत ज्यादा थी, मगर अब इसके बाद वो बर्ड रुक जाती है और फिर अब वो बर्ड फेदर स्विंग अटैक का यूज करती है। इस अटैक में उस बर्ड के पंख बहुत तेजी से उस बैरियर की तरफ बढ़ रहे थे। अब मास्टर यू भी उस बैरियर पर एनर्जी डालना छोड़ देते हैं और एक खास फॉर्मेशन बनाते हैं। ये फॉर्मेशन उन सारे पंखों को रोक रहा था, मगर अब मास्टर यू भी थकने लगे थे। यहाँ पर वो बाकी सभी स्टूडेंट्स अंदर बहुत शौक थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तभी चैंग कहता है कि ये पहले हमारे वैली के बैरियर पर अटैक कर रहे थे और अब ये यहाँ भी आ गए, अब हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। और इसके बाद अब वो सभी वहां से उड़ जाते हैं, मगर अब इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। तो पिछले पार्ट में ग्रीन लोटस वैली के ऊपर डिमन क्लेन वालों ने हमला कर दिया था। इसके बाद मास्टर यू उनसे फाइट कर रहे थे, लेकिन वो डिमन क्लेन वाला जनरल बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो बहुत ही आसानी से वैली के बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर इसके बाद अब सभी स्टूडेंट्स उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ गए थे। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग इसी के आगे से होती है। हम देखते हैं कि वो सभी स्टूडेंट्स अभी आसपास के सभी डिमन सोल्जर्स से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। असल में वो सिर्फ उनको अपने बैरियर के पास वापस आने से रोक रहे थे। दरअसल ये दूसरा वाला बैरियर था। वैसे तो वो सिर्फ उन्हीं से फाइट कर रहे थे जिससे उन्हें लगता है कि हाँ वो उनसे फाइट कर पाएंगे, क्योंकि डिमन क्लेन के हाई ऑफिसर से फाइट करना अभी इनके बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो टीम बनाकर लड़ रहे थे, इसी कारण अब वो उन सभी डिमन सोल्जर्स पर भारी पड़ने लगे थे। अभी जितने भी सोल्जर बैरियर को डिस्ट्रॉय करने उस बैरियर की तरफ आ रहे थे, ये सभी एक एक कर हर किसी को मार रहे थे। वैसे चेन का लेवल भले ही अभी तक बढ़ा नहीं हो, पर वो उस वैली से है जो कि स्पेशली तलवारबाजी के लिए ही जानी जाती है। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं, अभी वो भी बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रही थी, मगर फाइट के दौरान उसे इस डिमन जनरल की वो डिमन बर्ड दिख जाती है। अब जैसे ही शियाओ उस बर्ड को देखती है तो अचानक से उसे अपने बचपन की यादें याद आने लगती है।
दरअसल उसके मॉम डैड को इसी बर्ड ने मारा था। हम देखते हैं कि मल्टी स्वॉर्ड क्लोन टेक्निक की मदद से उसकी मॉम डैड पर अटैक किया गया है। ये वही अटैक था जिसे हमने पिछले पार्ट में भी देखा था। वैसे शियाओ अभी उन्हें देखकर चिल्ला रही थी और रो रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि तब वो सिर्फ एक छोटी सी बच्ची थी। अब इतना इमोशनल इंसिडेंस याद आने के कारण शियाओ का ध्यान फाइट से पूरी तरह से हट चुका था। इतने में ही एक डिमन क्लेन का सोल्जर उसकी तरफ अटैक कर देता है, मगर अब सही वक्त पर चेंग वहां पर आकर उस अटैक को रोक लेता है और शियाओ को भी बचा लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शियाओ इस सब से बेहोश हो चुकी थी, इसलिए चेंग उसे अपनी पावर से होश में लाने की कोशिश करने लगता है। वैसे वो उस कारण से अब फाइट में मदद नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी शियाओ को बचाना बहुत जरूरी था। दूसरी तरफ डिमन क्लेन वालों की जगह पर हम देखते हैं कि वो डिमन गर्ल अभी डिमन जनरल को बता रही थी कि हम पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मार चुके हैं और अगर अब हम चाहे भी तो डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं, लेकिन अब वो उन्हें इतनी तकलीफ लेने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि डिमन जनरल उसे अपना स्पेशल अटैक करने की परमिशन दे देते हैं। मगर वो बस इतना ध्यान रखने को कहते हैं कि इसमें शियाओ को कुछ नहीं हो। अब इसके बाद अब वो डिमन गर्ल उस खास अटैक को परफॉर्म करती है। इस अटैक में वो बहुत सारे डिमन बॉक्स का यूज कर रही थी। हम देखते हैं कि ये बहुत सारे डिमन बॉक्स अब सीधे उस बैरियर के अंदर फैल रहे थे। वैसे अब इन लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाइट कर लिया था और यहाँ तक कि ये मास्टर यू को भी रोक रहे थे अपने उस बैरियर को बनाए रखने में। वैसे अब उन्हें सच में इस चीज से बैरियर को बनाए रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शियाओ अपनी पावर से उनमें से कुछ बग्स को बहुत इजीली मार देती है, लेकिन अभी भी इतनी काफी नहीं थी क्योंकि वैसे भी उसके पास अब उसकी पूरी एनर्जी नहीं है और ये बग्स भी इतने सारे हैं कि इन्हें खत्म कर पाना उनके बस की बात ही नहीं है। अब तभी हम देखते हैं कि जब वो बग्स जिस किसी को भी काट रहे थे वो स्टूडेंट वहीं पर नीचे गिरता जा रहा था और ये देखकर बाकी सभी मास्टर बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे। इसीलिए अब वो अपनी पावर्स को मिलाने का डिसाइड करते हैं और अपनी पावर एक साथ मिलाकर इन सभी डिमन क्लेन वालों पर हमला करते हैं। वैसे उनकी टेक्निक काम भी करती है, लेकिन अब डिमन क्लेन वाले भी अपनी पावर को मिलाने लगे थे और इसके बाद हम देखते हैं कि उनके उस बैरियर के ऊपर एक पोर्टल बनना चालू हो जाता है और अब जब वो पोर्टल पूरी तरह से बन जाता है तो उसमें से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकल कर आता है। दरअसल ये डिमन पाम अटैक था और ये अटैक इसीलिए किया गया था जिससे कि वो बैरियर डिस्ट्रॉय हो सके। अब यहाँ पर मास्टर यू को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए अब वो अपनी आखिरी दावे खेलते हैं। इसमें वो एक खास टेक्निक का यूज करते हैं। ये टेक्निक कोई मामूली टेक्निक नहीं थी। दरअसल मास्टर यू अभी अपने ग्रीन लोटस वैली के एंस्टर्स यानी कि पूर्वजों को बुला रहे थे। इसके बाद अब उनके सारे पूर्वज वहां पर आ चुके थे। ये सभी वही थे जिन्होंने पहले इस सेक्ट को संभाला था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आकर वो सभी कारण पूछते हैं कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है, तो इस पर मास्टर यू उन्हें सारी बातें समझाते हैं और उनकी मदद मांगते हैं। इसके बाद सभी पूर्वज कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, ये हमारा फर्ज है। अब इतना कहकर वो वहीं अपने लोटस पर बैठ जाते हैं और अपनी खास पावर का यूज करते हैं। दरअसल वो अपनी पावर को मिला रहे थे और इसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा बैरियर बनता है। ये बैरियर मास्टर यू के बैरियर से बहुत ज्यादा बड़ा था और ये उन सभी डिमन को भी कवर कर लेता है। वैसे वो सभी डिमन ये देखकर बहुत शॉक थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। मगर अब इसके बाद वो सभी पूर्वज अपनी खास टेक्निक यानी कि 10,000 स्वॉर्ड क्लोन्स का यूज करते हैं। ये सारी तलवार उस बैरियर के अंदर चारों तरफ फैलने लगी थी। साथ ही अभी वो सारे पूर्वज उन्हें कंट्रोल कर पा रहे थे। अब इससे उन्हें बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि अब वो इससे बहुत सारे सोल्जर्स को बहुत आसानी से खत्म कर देते हैं। लेकिन इसके बाद अब हम देखते हैं कि वो डिमन जनरल अभी इससे बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ था, बल्कि वो कह रहा था कि चलो ठीक है, तुमने अच्छी चाल चली है, लेकिन तुम लोगों को भी हराना मेरा बाएं हाथ का खेल है। तुम इतने मिनी अटैक्स के जरिए मुझसे कभी नहीं जीत सकते। अगर तुम मुझे सच में हराना चाहते हो तो तुम्हें कुछ और अच्छा सोचना होगा। इसके बाद अब वो पूर्वज अपने अगले अटैक का यूज करते हैं। वो इसमें 7 डिवाइन स्वॉर्ड का यूज कर रहे थे और वो अब इस लड़ाई को खत्म करने के मूड में थे। वैसे वहाँ मास्टर यू बाकी स्टूडेंट्स को बता रहे थे कि ये हमारा लास्ट मूव होगा, अगर हम इसके बाद नहीं जीत पाए तो फिर हमें कोई और नहीं बचा सकता। मगर इस अटैक को देखकर इस डिमन जनरल को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अभी भी बिल्कुल भी शॉक नहीं लग रहा था। वो बस यही कह रहा था कि तुम भी ये बच्चों वाला अटैक से मुझे हराने का सोच रहे हो। अब यहाँ पर सभी पूर्वजों ने अपनी 7 डिवाइन स्वॉर्ड को उस डिमन जनरल की तरफ भेज दिया था। इसके बाद अब वो डिमन जनरल भी अपने खास अटैक यानी कि हेवनली डिमन टोटल को समन कर लेता है। वैसे ये टोटल बहुत ज्यादा बड़ा था और अब ये अपनी पावर से उन 7 तलवारों को रोकने लगा था। हम देखते हैं कि इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि वो उन तलवारों को रोक रही थी
और ये चीज देखकर वहां पर हर कोई शॉक था। और अभी ग्रीन लोटस वैली वाले सभी स्टूडेंट्स भी बहुत डर रहे थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो तलवार अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि अब उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो उस टर्टल के अटैक को काटते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अब इस चीज को देखकर वो डिमन जनरल थोड़ा शॉक हो गया था, मगर फिर वो अपने डिवाइन डिमन स्वॉर्ड का यूज करता है और इतनी पावरफुल थी कि वो उन सातों तलवारों को रोकने लगी थी। बल्कि इसके बाद अब उन सातों तलवारों में से एक एक कर तलवार नीचे गिरना स्टार्ट हो गई थी। ऐसा सिर्फ इस वजह से हो रहा था कि डिमन स्वॉर्ड इन सभी तलवारों से ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए अब उसकी एनर्जी के सामने ये कोई भी नहीं टिक रही थी और नीचे गिरती जा रही थी। अब तलवारों के गिर जाने के कारण यहाँ पर सभी पूर्वजों की पावर भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि ये उनका आखिरी अटैक था और अब उनकी एनर्जी भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसीलिए अब ये यहाँ से गायब हो जाते हैं। और अब ये देखने के बाद मास्टर यू बहुत शॉक हो गए थे और अब वो सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि अब हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है, अब हम इस लड़ाई को हार चुके हैं। तभी वो डिमन जनरल उस डिमन टर्टल से उस बैरियर के ऊपर भी अटैक कर देता है। अब मास्टर यू उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची थी। तो अब हम देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स और बाकी मास्टर उनकी मदद करते हैं, लेकिन अब वो लोग भी ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं सकते थे। इसके बाद अब मास्टर यू चैंग और शियाओ के पास थे, तो चैंग रोते हुए उससे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी गलती मेरी है, मैं अगर स्ट्रांग होता तो आज आपको बचा लेता। लेकिन अब इस मास्टर यू से कहते हैं कि ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दो, तुम एक दिन जरूर स्ट्रांग बनोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब वो चैंग से ये भी कहते हैं कि आज के बाद तुम कभी भी गिव अप करने का सोचना भी मत, और ऐसा ख्याल तुम अपने दिमाग में नहीं लाओगी। अब इसके बाद चैंग हाँ करता है और फिर ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। वैसे अगला पार्ट भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।